हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर केदारनाथ अग्रवाल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उनकी कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी प्रगतिशील कविता के बड़े हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ। उनकी पढ़ाई इलाहाबाद से हुई और उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। आज का पाठ है चंद्र गहना से लौटती बेर, केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण कविता। शुरू करते हैं, आइए। देखा आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर, इस खेत पर मैं बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। चंद्र गहना एक गांव है। केदारनाथ अग्रवाल वहां से लौट करके आए हैं और रास्ते में किसी रेलवे स्टेशन के पास रेल की इंतजार में रुक जाते हैं और वहीं पास में प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते हैं। किसी खेत में चले जाते हैं और वहां बैठे बैठे एक कविता लिख देते हैं। उसी की चर्चा यहाँ है। लौटती बेर का मतलब है चंद्र गहना से लौटते वक्त। बेर का मतलब यहाँ क्या है? लौटती बार, लौटते समय। जैसे उर्दू में दफा का इस्तेमाल करते हैं, लौटती दफा। तो चंद्र गहना से लौटती बेर का मतलब लौटते वक्त। देखता हूं दृश्य अब मैं प्राकृतिक दृश्य देख रहा हूं, कवि कहते हैं। मेड़ पर इस खेत पर मैं बैठा अकेला। मेड़ खेत के बीच का एक हिस्सा होता है, दो खेत के बीच का एक हिस्सा होता है। वो थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ होता है, उसको मेड़ कहते हैं। वो इसलिए होता है कि उससे आने जाने में आसानी होती है किसान को, और खेत से वो थोड़ा सा अलग भी हो जाता है, उससे डिफरेंस भी हो जाता है। दो खेतों की दूरी का अंतर भी उससे पता चलता है। मेड़ का एक फायदा यह है कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाने से रुक जाता है, उसी ही मेड़ कहते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। चने का खेत है और एक बीते के बराबर। चने का पौधा अमूमन घुटने के बराबर होता है, 2 से 2.5 फीट की उसकी ऊंचाई होती है जब वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। लेकिन अभी चने का पेड़ एक बीते के बराबर है। बीते का मतलब है जिसको एक बालिश्त भी कहते हैं, अंगूठे से लेकर के और छोटी अंगुली तक के जो दूरी है, इस साइज का चने का वह पेड़ है। यह हरा ठिगना चना, यह अभी छोटा है इसलिए ठिगना चना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। बांधे मुरेठा शीश पर, शीश यानी सिर के ऊपर, मुरेठा यानी साफा या रुमाल बांध रखा है या पगड़ी बांध रखी है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। जो गुलाबी फूल है वो ऐसा लग रहा है जैसे चने में साफा बांध रखा है और सजा हुआ वह चने का छोटा ठिगना पेड़ खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अब यहाँ कवि अलसी की चर्चा करते हैं। अलसी चने के साथ उगने वाली एक खरपतवार है। वैसे अलसी की अलग से पैदावार भी होती है, लेकिन यह चने के साथ अनायास ही उगाती है, इसीलिए इसको अलसी को अठीली कहा है। अठीली विशेषण से इसको नवाजा है। देह की पतली कमर की है लचीली। अब अलसी को कवि ने स्त्री की उपमा दी है, एक नव युवती की उपमा दी है और उसे कहा है कि वह देह की पतली है और कमर से लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसके सिर के ऊपर नीले फूल आए हुए हैं। अब ये देखिए, कवि यहाँ अलसी के पौधे का भी मानवीकरण करता है। पहले चने के पेड़ का मानवीकरण करता है, उसको दूल्हे का रूपक बताता है, और जिस प्रकार से उसका जो फूल है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने गुलाबी रंग का साफा पहन रखा है, और उसके साथ में अलसी का जो पेड़ है वो एक नव युवती या नव यौवना का प्रतीक है, और वह नीले फूल से सजी हुई है। उसके ऊपर जो फूल आए हुए हैं उसके सर पर, वह नीले रंग के हैं। नीला रंग वैसे भी स्त्रियों के लिए विशेष रूप से ज्यादा
प्रिय है उसकी उपमा दी जाती है। प्रसाद ने भी लिखा है कामायनी में, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधफुला अंग, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और ऐसा लग रहा है वो कहती है कि जो मेरे इस फूल को छुएगा उसी को हृदय का दान दूंगी। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, यानी सरसों की और ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कवि। हम जब कहते हैं उसकी न पूछो, उसकी तो बात ही मत करो, यानी उसकी हम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो सरसों के बारे में कवि कहते हैं, हो गई सबसे सयानी हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब देखिए कवि सरसों के बारे में कह रहे हैं, वह सयानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं, यानी हाथ पीले करना मुहावरा है, यानी उसकी शादी हो गई है। ब्याह मंडप में पधारी, वह शादी के मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है यहाँ प्रकृति एक स्वयंवर रचा रही है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और आज फागुन का महीना है, और फागुन में विशेष रूप का एक राग गाया जाता है जिसे फाग कहा जाता है। तो फाग गाता हुआ ये मास है, आ गया है आज जैसे, जैसे आज उसका आगमन हो गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। और कवि कहते हैं कि यहाँ प्रकृति के बीच में मैं देखता हूं कि स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की भूमि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और प्रकृति का जो अनुरागी यानी प्रेमी अंचल हिल रहा है, यानी प्रकृति लहरा लहरा कर इस स्वयंवर का स्वागत कर रही है। प्रकृति लहरा लहरा कर इस स्वयंवर का ऐसे लगता है जैसे स्वागत कर रही है। और आगे की लाइनें देखते हैं, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही हैं उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। अब कवि बताते हैं कि इस विजन में, विजन का मतलब होता है एकांत, निर्जन, जहां पर व्यक्ति या जन समुदाय न हो। तो कवि कहते हैं कि इस सूनेपन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। देखिए व्यापारिक नगर की चर्चा यहाँ की है क्योंकि व्यापार में स्वार्थ ज्यादा होता है, झूठ और प्रपंच का सहारा जरूर लिया जाता है। इसीलिए व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह उपजाऊ भूमि ज्यादा है, अधिक उपजाऊ भूमि यह है, न कि वह व्यापारिक नगर है। और आगे कवि कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, और जहां कवि खड़े हुए हैं उसके पास में ही, उसके पैरों के नजदीक एक पोखर है, यानी एक तालाब है। उठ रही है उसमें लहरियां, उसमें छोटी छोटी लहरियां, छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उसके नीले पानी के तल में भूरी भूरी रंग की घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियां, वह भी धीरे धीरे हिल रही है, वो भी उन लहरों के साथ लहरियां ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि आगे लिखते हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, यानी आंख को चौंधिया देता है। अब कवि क्या कहना चाहते हैं, चांदी का गोल खंबा किसे कहते हैं कि पोखर के बीचों बीच जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो एक चांदी के से सफेद खंबे का सा दृश्य बनाती है, जिससे लेखक की आंखें चौंधिया रही हैं, चकमका रही हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और किनारे पर उस पोखर के बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। कवि को लगता है कि ये पत्थर पता नहीं कब से पानी पी रहे हैं और इनकी प्यास बुझ ही नहीं रही है, पता नहीं इनकी प्यास कब से बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखता है मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है,
चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। पास में ही एक बगुला अपनी टांगों को पानी में डुबाए हुए चुपचाप खड़ा है और वह मीन चंचल, यानी मीन का मतलब मछली को देखता है, चंचल का मतलब जो कलरव कर रही है जो मछली, उसको वो देखता है। ध्यान निद्रा त्यागता है और ऐसे लगता है बगुला जैसे ध्यान की निद्रा में हो, किसी साधना में लीन हो। ध्यान की निद्रा त्याग करके चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। उस चंचल मछली को पकड़ करके वह अपने गले में से नीचे यानी अपने पेट में डाल लेता है, यानी उसका यह आहार है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और आगे एक चतुर चिड़िया की बात करते हैं कवि। काले माथ वाली चतुर चिड़िया, जिस चिड़िया के माथे के ऊपर काला निशान है, वह चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, उसके जो पंख हैं वो सफेद रंग के हैं, उनके झपाटे मारती है यानी तेज गति से उड़ती है, उन पंखों के माध्यम से टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। और जो भरा हुआ जल है उसके हृदय के ऊपर, उसके दिल के ऊपर ऐसा लगता है जैसे वह टूट करके गिर रही है। और एक उजली चटुल मछली, चटुल का मतलब चतुर, एक सफेद चतुर मछली को वह अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन, यानी आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और आगे कवि कहते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। रेल की पटरी जहां से गई है वह जमीन सामान्य धरातल से थोड़ी ऊंची है, क्योंकि पानी आदि के बहाव से बचाने के लिए रेल की पटरी को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। और कवि कहते हैं कि ये चित्रकूट की बेतरतीब फैली हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े। और इस बांझ भूमि पर रीवा के यानी एक कटीली झाड़ी होती है, उसके छोटे छोटे कुरूप और कांटेदार पेड़ खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। ट्रिटों ट्रिटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग उड़ जाऊं जहां जुगल जोड़ी रहती है। जहां पर जुगल यानी युगल, युगल का मतलब साथी, दो दो सारस नर और मादा रहते हैं। मेरा मन करता है मैं भी वहीं उड़कर चला जाऊं हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर यहीं समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।